तो ये आज की जो दो क्वेश्चन हैं ये हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने ये पिक्चर एनसीईआरटी के अंदर देखी हुई है कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है आपकी ये, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कौन सी है, बेशक एनसीईआरटी ने ये नाम नहीं लिखा है, बट मैंने आपको डेफिनेटली जो पढ़ाया था, आपको याद होगा रेगुलर क्लासेस के नॉर दौरान, प्लांट। नॉर प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। और नॉर प्लांट जो है एक सबकुटेनियस इम्प्लांट है, सबकुटेनियस इम्प्लांट है, ठीक है। और नॉर प्लांट जैसे कि हम जानते हैं कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शोन इन दिस पिक्चर, तो हमने पहचान लिया इसको क्या है, ये नॉर प्लांट है और सबकुटेनियस इम्प्लांट है ये। और आपको मैं बता दूं कि ये जो नॉर प्लांट होता है ये इसमें 6 कैप्सूल हमारे पास होते हैं, इस तरह से, आपको याद है 6 कैप्सूल्स इस तरह से दिए जाते हैं और हमारे स्किन के अंदर प्लेस किए जाते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे भी बेटर एक आपका डिवाइस होती है जो कि आज के टाइम में काफी यूज की जाती है, इम्प्लानॉन, उसमें एक ही रॉड होती है। नॉर प्लांट से भी बेहतर कौन सी है, इम्प्लानॉन। खैर, इम्प्लान। पर वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, बट चलो खैर अगर पूछ लेते कि इससे बेहतर कोई है तो हम ये लिख सकते हैं। हर एक कैप्सूल का साइज मैंने आपको बताया था 34 सॉरी लॉन्ग होता है, और इसकी 4 to 6 mm चौड़ाई इसकी होती है। और हर एक कैप्सूल के अंदर ईच कैप्सूल कंटेन 36 मिलीग्राम ऑफ लिवोनर गैस्ट्रल, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन जो हमारा होता है, लिवोनर गैस्ट्रल आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है बात। अब अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, तो ये तो हो गया हमारा। तो आपको पता है ये हमारी आर्म के अंदर फिट किया जाता है, ये जो हमारी आर्म होती है ऐसे करके, इस आर्म के अंदर ये फिट किया जाता है, यहाँ पर ऐसे 6 कैप्सूल्स, 3, 4, 5, 6 फैन लाइक अरेंजमेंट में ये इम्प्लेस किए जाते हैं अपर अपर आर्म के ऊपर, ठीक है। और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कितनी होती है, 5 ईयर तक होती है। तो हर एक कैप्सूल के अंदर ईच कैप्सूल कंटेन 36 मिलीग्राम ऑफ लिवोनोर्गेस्ट्रल। तो ये तो ए हो गया, व्हाट डज इट कंटेन एंड हाउ इज इट इज यूज। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, ये इसका भी आंसर हमने यहाँ पे दे दिया है। और 36 मिलीग्राम ऑफ लिवोनोर्गेस्ट्रल होता है, और इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, अपर आर्म में, अपर आर्म ऑफ, इट इज प्लेस्ड इन अपर आर्म इन फैन फॉर्मेशन, फैन फॉर्मेशन जस्ट अंडर द स्किन, अंडर द गाइडेंस ऑफ, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है, या जो भी इससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट है। क्लियर है बात। तो ये कैसे काम करता है, अब से अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाउ डज इट फंक्शन एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हाँ जी प्रेमवती, बता सकते हैं आप कैसे काम करता है ये, हाउ डज इट वर्क। It makes the uterus unsuitable for implantation. बिल्कुल, इट मेक्स द यूट्रस अनस्टेबल, अनसूटेबल कैसे बना देगा मतलब, कि देखो नॉर्मली प्रोजेस्टेरोन तो प्रोजेस्टेरोन थिकनेस बढ़ाता है एंडोमेट्रियम लेयर की, बट जब जरूरत से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन आप बॉडी में कर दोगे तो वो आपके एंडोमेट्रियम लेयर को थिक नहीं रहने देगा, ठीक है। इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और इसके अलावा कुछ और, Prevent ovulation फॉर इम्प्लांटेशन ये तो चलो बाद की and बात होगी अब। cervical mucus thick. यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक तो ये आपका क्या करता है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग, है ना, यही बोल रहे हो ना आप। Thickness. हम्म। Yes, sir. तो इसको प्रिवेंट करता है, तो स्पर्म को फिर वो अंदर ले ले जा नहीं सकता, ठीक है। और ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो फिर खैर तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस
अगर हो भी गई बाई चांस तो उसके बाद भी यूट्रस को अनसूटेबल कर देता है ये। क्लियर है बात? ठीक। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A technique known as amniocentesis is used to determine the fetal abnormality. This test is based on chromosomal pattern and amniotic fluid. However, this technique is legally banned now. वो हमें पता है कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो लीगली बैन किस टर्म में है, पर आपको इस क्वेश्चन में पहले तो एक्स पहचानना है, वाई पहचानना है, जेड पहचानना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि एमनियोसेंटेसिस का ये जो डायग्राम आपको सामने दिया है, व्हाट इज एक्स? हाँ जी मानी जी बताइए आप, इस बार आपसे पूछते हैं। एमनियोसेंटेसिस का ये जो डायग्राम है ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए। व्हाट इज दिस एक्स? uterine wall, यूट्रस बॉल, ठीक है, अच्छी बात है। और ये हमारा जेड क्या है, वाई क्या है सॉरी? placenta, ठीक है, प्लेसेंटा। placenta, प्लेसेंटा है, ठीक है। व्हाट इज दिस जेड? amniotic fluid, आपने इसमें एक चीज और लिखनी है, देखो एमनोटिक फ्लूइड तो आप लिख लोगे। एमनोटिक फ्लूइड के अंदर एमनोटिक फ्लूइड ही हम क्यों निकालते हैं बच्चे के इससे, मतलब इसमें एमनियोटिक सैक के अंदर से क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड। उसमें हाँ सेल होते हैं। हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन फिटल स्किन सेल्स। आपको मैंने बताया थी ये बात, क्या होती है इसके अंदर? फिटल स्किन सेल्स, जिनके अंदर आपको सेल ही चाहिए ना बच्चे के क्रोमोसोम को देखने के लिए बस। तो फिटल स्किन सेल इसके अंदर यस होते हैं, सर। और वो इससे आप निकाल लोगे, जैसे कि यहाँ पे सिरिंज से निकाल भी रहे हैं, देखो आप देख सकते हैं। और फिर आप इसके लिए टेस्ट कर सकते हो कि बच्चे के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी है। तो एक तो ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेस्टेड बाय एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, ये हो गया। ठीक। तो जैसे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, तो आपने देख लिया कि बोर्ड का पेपर अब ट्रिकी हो गया, काफी काफी हद तक ट्रिकी हो चुका है। मतलब सीधे क्वेश्चन नहीं आते लिखने को, काफी कंसेप्चुअल पेपर आता है अब। ये एक तरफ इशारा ये कर रहा है कि अब नीट का पेपर भी अब जो है आगे चलकर डिफिकल्ट होगा, उसका लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि सिलेबस कम है। सिलेबस कम है तो डिफिकल्ट लेवल तो बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बटेउस सिंड्रोम, हाँ जी, तो इसमें कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि एमनियोसेंटेसिस से टेस्ट नहीं हो सकती? बोलिए। जॉन्डिस, जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस तो एक इन्फेक्शियस बीमारी है और कई इन्फेक्शनल। वो अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती है। हमने एनीमिया में मोस्टली देखा है जॉन्डिस होता है, बाकी टाइफाइड में भी जॉन्डिस होता है, अलग अलग रीजन होते हैं जॉन्डिस के। बट ये तो सब बाकी सब तो जेनेटिक बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, बटेउ सिंड्रोम। मेन पर्पस एमनियोसेंटेसिस का ये होता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। सेक्स पता लगाना इसका पर्पस बिल्कुल नहीं होता, और आपने पढ़ा है इसके पीछे एमटीबी एक्ट के थ्रू 7 इयर्स की जेल है डॉक्टर को एंड सो ऑन, और भी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए हो सकता है, और अगर इस केस में फिर अगर पता लगता है कि बच्चा वाकई में डिफेक्टिव है तो फिर मदर को एमटीपी के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं, पर उसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर उसको सेफ माना जाता है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द आंसर, जॉन्डिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से फिर अब हम आपको रोज केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, और मैं एक +1 वालों को भी आज केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का केस बेस्ड क्वेश्चन ही, मैं उनको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा रिब्स के बारे में। आपको याद है लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर, याद है आप लोगों को? उसमें मैंने एक आपको यस सर। रिब्स पढ़ाई थी, रिब्स। रिब्स याद है, बाइसेफेलिक रिब्स? मानी जी सुन रहे हो बात को यस इनके? सर। बाइसेफेलिक रिब्स आपको मॉडल दिया था मैंने। ये बाइसेफेलिक रिब्स बहुत बात आ रहा है, बाइसेफेलिक रिब्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैं आपको मैं उनको आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। आप भी नोट कर लेना, वो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? चलो फिर, गुड बाय।